जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फॉर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर हमने कवर किया। पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन टर्म्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये टर्म हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। लगभग हम डेली लेक्चर में ये टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो टर्म्स कल डिस्कस की थी हमने, कुछ समझ आई आपको? घर जाके आपने रीड किया? चलिए, अच्छा, अब मैंने आपसे शेयर किया था कि कुछ हम रिसोर्सेज आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करेंगे, जो कि आपके वीडियो लेक्चर्स के अलावा, यानी क्लास में जो लेक्चर्स हैं इनके अलावा होंगे आप लोगों के साथ भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी। तो उनमें से एक रिसोर्स आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, ये है लाइव क्विज। लगभग डेली बेसिस के ऊपर हमारा लाइव क्विज होगा, जो बेस कर रहा होगा प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट्स पे। यानी अगर मंडे को आपने कोई कंसेप्ट स्टडी किया, ट्यूसडे को उसका लाइव क्विज होगा, ट्यूसडे को जो हमने क्लास में पढ़ा होगा, वेडनेसडे को उसका लाइव क्विज होगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हमारे स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को साथ साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ठीक है, क्विज में आपकी परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, मुझे भी पता चल जाएगा और आपको भी। उसके लिए होगा क्या, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिंक शेयर कर दिया गया है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना होगा। हमारी क्लास की टाइमिंग 11 बजे की है, लगभग 11:05 बजे, 11:05 के करीब लिंक शेयर कर दिया करूँगा मैं। ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने क्लिक करके उसको ज्वाइन करना है। टाइम 11:05 से 11:10 के दरमियान में होगा टाइम। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ और आप लोगों के लिए भी, कि ये लिंक सिर्फ उस वक्त तक चलेगा जब तक क्लास चल रही है। जैसे ही क्लास का टाइम ख़त्म हुआ, क्विज़ भी नहीं चलेगा, बल्कि जैसे ही क्लास से पहले भी क्विज़ जब एंड हुआ, तकरीबन 10-12 मिनट का क्विज़ होगा, उसके बाद ये लिंक काम नहीं करेगा। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे भी तो वो लिंक ब्रेक हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि ये क्विज़ अलग से आपके साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि बाद में भी अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन ये वाला लिंक जो है ये सिर्फ क्लास टाइम के लिए होगा, क्लास टाइम के बाद ये लिंक काम नहीं करेगा। ऑफलाइन अवेलेबिलिटी के लिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा क्लास टाइम के बाद जो काम करेगा, लेकिन वो लिंक अलग वाला होगा। ठीक है जी, ये खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सेम लिंक पे क्लिक करके परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि सर ये लिंक काम क्यों नहीं कर रहा। तो वो लिंक सिर्फ क्लास टाइमिंग के लिए होगा। क्लास टाइमिंग के अलावा जो दूसरा लिंक है ऑफलाइन अटेम्प्ट करने के लिए, वो आपके LMS पे शेयर कर दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर है जी। तरीकाकार क्या होगा, लिंक डेली जैसे मैंने बताया 11:05 और 10 के दरमियान में आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आपने उसको क्लिक करना है। इसके लिए आपको चाहिए दो चीज़ें। नंबर 1, स्मार्टफ़ोन चाहिए, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड वगैरह का फ़ोन है तो उसके ऊपर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आईफ़ोन के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और दूसरा इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है, फिर आप इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर भी आप इस क्विज़ को देखिए, देखने से भी ज़ाहिर है कंसेप्ट सामने आ रहे होंगे, खुद से अपने ज़हन में इसका लेके आइए क्या आंसर होगा और वैल्यूएट कीजिए कि आंसर वही है कि नहीं। आप एक क्विज़ में पार्टिसिपेशन तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अगर कोई 2 लोग आपस में कुछ वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे हों, तो जो साथ में लोग देख रहे होते हैं ना बाहर, वो खेल नहीं हो रहे होते, लेकिन वो भी एन्जॉय कर रहे होते हैं थोड़ा कि ये गेम खेल रहे हैं, कैरेक्टर जो है वो आगे भागते-दौड़ते नज़र आ रहे होते हैं। तो कांसेप्ट अगर आप किसी वजह से क्विज़ में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, तो स्टिल आपने इसको देखना है, इससे लर्निंग आपकी फिर भी होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्विज़ के दौरान में कोई नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपने उस पे भी परेशान नहीं होना, बल्कि फिर आपने क्या करना है, उसको सुनना है, समझना है। ठीक है, पार्टिसिपेशन भी ज़ाहिर है वहाँ पे आपकी रुक जाएगी, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि असल मकसद जो है वो कंसेप्ट से रिवाइज़ करना है, कंसेप्ट चेक करना है प्रीवियस लेक्चर के। डन जी। चलिए, कितने स्टूडेंट्स ने जॉइन कर लिया, यानी अगर आपने क्लिक कर दिया और आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये डिस्प्ले आ रहा है मैसेज यही, ठीक है, तो इसका मतलब आप सही प्लेस पे पहुंच गए हैं। कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, क्लिक कर लिया, हमें शाबाश बताइए। और ज़रा हाइब्रिड क्लास में भी बताइए हाथ उठा के, भैया ये डिस्प्ले ऑफ है, हाइब्रिड क्लास का डिस्प्ले।
स्टार्ट करें जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, ये लिखा कैफ और बिजनेस लॉ लिखा आ रहा है ना, तो उसका मतलब है आप सही डायरेक्शन पे। सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ये क्विज मैं वहां पे क्लिक करता रहूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे चेंज होते रहेंगे। जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके बाद ऑप्शंस होंगी 4। एमसीक्यूज टाइप हैं ज्यादातर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप होंगे। आपने स्टार्ट में अपना नाम, जो आपका सीआरएन ना, सीआरएन वो नाम एंटर करना है। अभी जैसे उसने आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपसे पूछा होगा कि अपना नाम एंटर कीजिए, कोई बॉक्स आया ना, उसमें आपने अपना नाम एंटर नहीं करना, बल्कि अपना सीआरएन नंबर एंटर करना है। ठीक है, सीआरएन आई कैप वाला वो यूनिक होता है, उससे हमें आइडेंटिफिकेशन भी आसान हो जाती है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सीआरएन के साथ आगे ओएल भी लिख दें, ताकि जिससे हमें पता चल जाए कि ये ऑनलाइन वाले बच्चे का नंबर है। ठीक है जी, तो आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्प्ले होते रहेंगे। आपने मोबाइल की स्क्रीन पे उनको पढ़ना है, मोबाइल की स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा, सामने प्रोजेक्टर पे भी डिस्प्ले होगा। जहां से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगे उसके ऊपर आपने टिक करना है। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 2 चीजों के मिलेंगे। नंबर 1 आंसर करेक्ट है उसके मार्क्स मिलेंगे, नंबर 2 आंसर क्विक है उसके मार्क्स मिलेंगे। यानी आंसर सही भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर सारी क्लास के सारे आंसर ठीक है, सिस्टम फिर भी रैंकिंग करेगा, टॉप 10 पोजीशंस को अलग करेगा, वो फिर स्पीड की बेस पे अलग करेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज से आपका एक फायदा तो ये होगा कि प्रीवियस चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर है उसके कंसेप्ट्स 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। अहम वाले कंसेप्ट्स 10 मिनट के अंदर आपकी प्रीवियस लेक्चर की क्विक रिवीजन हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है इसमें टाइम फैक्टर को ऐड किया गया है, तो आपकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आंसर दें। जल्द से जल्द आंसर देने में आपकी रीडिंग स्पीड बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी। 2 फायदे होंगे, एक क्विक रिवीजन होगी और दूसरा फायदा क्या होगा, रीडिंग स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। ये कोई 2-4 दिन में इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन जब 15-20 दफा आप ये एक्टिविटी कर चुके होंगे उसके बाद आपको एहसास होगा कि आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो स्टार्ट करें जी। चलिए पहला क्वेश्चन अब ये जो है हम आपके सामने ये है, मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, वहां पे डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ ऑप्शंस भी होंगी। What is the correct definition of an offer? A willingness to do or not to do something to get another consent. किसी दूसरे की मर्जी के लिए कोई काम करने या ना करने के लिए कहना, ये कंप्लीट डेफिनेशन है ऑफर की। एक कमांड टू परफॉर्म ए टास्क, कोई हुक्म देना नहीं, ये हुक्म जो है ये ऑफर नहीं होती। लीगली इन्फोर्सेबल एक्शन, ये भी ऑफर नहीं है। जो प्रॉमिस विद लीगल बैकिंग, ये भी ऑफर नहीं है। प्रॉमिस विद लीगल बैंकिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑफर की बात कर रहा है। ऑफर की डेफिनेशन क्या है, ए विलिंगनेस टू डू, नॉट टू डू, दोनों चीजें उसने इंक्लूड की है। टू गेट अनदर्स कंसेंट, जिसका मकसद ये होता है कि दूसरे बंदे की रजामंदी ली जाए। शाबाश, तो हमारे लगभग सभी बच्चों ने सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। Which of the following best completes the equation offer plus acceptance? क्या होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट तो नहीं होता, प्रॉमिस होता है। शाबाश। प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी एक पार्टी की साइड से प्रॉमिस प्लस दूसरी पार्टी की साइड से प्रॉमिस, ये फिर एग्रीमेंट होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं होगा, ये प्रॉमिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज द प्रोमिजी इन ए प्रॉमिस। प्रोमिजी कौन होता है? एक है प्रोमिजर। प्रोमिजर कौन है? कोई काम करने वाला, कोई एक्ट करने वाला। और प्रोमिजी कौन है? जिसके लिए एक्ट किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, उसे तो प्रोमिजर कहते हैं। जो प्रॉमिस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोमिजर। ये इसने क्या पूछा था? प्रोमिजी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म्स एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कौन सा एग्रीमेंट? प्रॉमिस प्लस लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑफर प्लस इन्फोर्समेंट भी नहीं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये है एग्रीमेंट। व्हाट फॉर्म्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन पूछी है, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं पूछी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है ना। क्या फर्क होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल भी हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी डी। नेक्स्ट, contract is best described as agreement enforceable by law. Correct. Next, question 6. Which of the following does not result in a contract? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ये हमने स्टडी किया था, जो सोशल नेचर की एग्रीमेंट है, सोशल, रिलीजियस, डोमेस्टिक, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते अनलेस के क्लियर इंटेंशन बताई गई हो कि इनको लीगली इन्फोर्स करवाना है। अमूमी तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये आपका, व्हाट इज मेंट बाय ए वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कौन होगा? जो लीगल इन्फोर्स ना करवाया जा सकता हो। बी ऑप्शन। बाकी जितने भी एग्रीमेंट हैं वो लीगली इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं, वो वैलिड है। वैलिड का एक दूसरा नाम क्या होता है? बाइंडिंग भी। वॉइड का भी दूसरा नाम होता है अनइन्फोर्सेबल। Which of the following would be enforceable by law? जो सोशल, रिलीजियस, डोमेस्टिक नेचर के होंगे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जो बिजनेस नेचर का, कमर्शियल नेचर का होगा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो इनमें से कौन सा एग्रीमेंट है बिजनेस नेचर का? सी, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस? हाँ जी, नोडिंग है। ठीक है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में फर्क क्या होता है? एक्सप्रेस वर्ड्स में है, वर्ड्स रिटर्न में हो या वर्बल में हो।
ठीक है, वो एक्सप्रेस वर्ड्स कहलाते हैं। और जबकि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या है, जो कि इशारतन की जाए, जो कि बिहेवियर से, कंडक्ट से हम डिराइव करते हैं, उसे इम्प्लाइड कंसेंट कहते हैं। लेकिन याद रखें इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में और साइलेंस में फर्क है। अगर आप साइलेंट रहे लेकिन कुछ हाथ पैरों के इशारे से अपनी एक्सेप्टेंस शो कर दें, ठीक है, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन आप कोई भी रिस्पॉन्स ना दे, ना अल्फाज से ना बिहेवियर से, तो वो फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। साइलेंस और चीज है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और चीज है। साइलेंस में आप बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में आप अल्फाज के जरिए से कुछ नहीं कहते, अपने बिहेवियर के जरिए से एक्सेप्टेंस शो करवाते हैं। फर्क समझ आ रहा है आपको? साइलेंस में और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में क्या फर्क है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में आप कुछ हाथों पैरों से इशारा कर रहे होंगे, लेकिन साइलेंस में कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ना अल्फाज से और ना ही इशारतन। तो यहां पे कह रहे हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की कौन सी एग्जांपल है? नोडिंग एंड टेकिंग डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, which agreement is generally not enforceable by law? Impossible act, promise to perform an impossible act, B ऑप्शन। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये तो इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज ए वैलिड और बाइंडिंग एग्रीमेंट? वैलिड या बाइंडिंग एग्रीमेंट किसे बोलते हैं? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ए ऑप्शन करेक्ट है। सबकी ठीक है, शाबाश। ऑल एग्रीमेंट्स आर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही होता है? फॉल्स, इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉल्स है जी। वो ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट सारा एग्रीमेंट होता है, वो ठीक होता। A promise becomes a contract once legal enforceability is added. True? Yes, true. A religious or domestic agreement is usually enforceable. हाँ, ये enforceable नहीं होता, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती है, लफ्ज नॉट, इसमें लफ्ज आना चाहिए। चलो ये इमेज है, इसको ऐसा करते हैं, इस में हम इरेलीवेंट कर देते हैं इसको, ऐसा ही ठीक है ना? दोनों गलत कर दिए, ठीक है, ताकि इरेलीवेंट हो जाए। इसमें नॉट का लफ्ज मिसिंग था, टाइपिंग एरर की वजह से बात का तो हो जाता है। करेक्ट कंसेप्ट क्या है? रिलीजियस और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स इज यूजुअली नॉट इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल नहीं होगा अनलेस पार्टीज एग्री टू लीगल इंटेंशन।
अगर पार्टीज हाँ अगर लीगल इंटेंशन में कर दें, उसको लीगल इंटेंशन हो उनकी, तो उस सूरत में इन्फोर्सेबल होगा, वरना बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल, जो डोमेस्टिक रिलीजियस एग्रीमेंट्स है बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर पार्टीज एग्री हो जाए कि हमने इनको लीगली इन्फोर्स करवाना है, ये इंटेंशन लिख दी जाए, इरादा लिख दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? हाँ जी, शाबाश। चलिए तो आगे चलते हैं, ये हमारा इरेलीवेंट हो गया, लेकिन कंसेप्ट हमारा डिस्कस हो गया। अब चलते हैं हम अपने टॉपर्स की तरफ, है एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। जी ये बताइए, ट्रू है फॉल्स है? हाँ फॉल्स है। जो एक्सप्रेस का एक्सेप्टेंस है वो राइटिंग भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। चलिए हमारी क्लास के टॉपर्स, अच्छा आपके अपने मोबाइल पे जो पोजीशन आ रही होगी वो आपकी अपनी होगी, ठीक है, वो हो सकता है 25वीं पोजीशन हो, लेकिन आपके सामने जो पोजीशन डिस्प्ले हो रही है ये टॉप 10 पोजीशंस है। अब बताइए फर्स्ट पोजीशन किसकी है? शाबाश शाबाश, प्राइज दीजिए। सेकंड पोजीशन किनकी है? सेकंड पोजीशन, इधर थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन किनकी है? ऑनलाइन वाले तो नहीं है? हाँ जी। फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट की पोजीशन आई, जरा हाथ उठाइए। हाइब्रिड क्लास में किसी स्टूडेंट की पोजीशन नहीं आई है? नहीं, क्या हाइब्रिड क्लास वाले बच्चों को समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ना करिए, पोजीशन क्यों नहीं आई आपकी? एक मिनट जरा इनसे पूछ लें। हाइब्रिड क्लास जी बताइए, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। अच्छा पोजीशन आई है, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। चलिए जी अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, इसको क्लोज करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्विज जो होगा वो आपका कल होगा, ठीक है। आज के टॉपिक जी 13 वाला क्वेश्चन, ए प्रॉमिस बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट वंस लीगली इन्फोर्स। देखिए जब लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपका क्या पॉइंट है, वो एग्रीमेंट बनेगा? नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस की जगह हाँ ठीक है, आपने बोला कि एग्रीमेंट, प्रॉमिस के एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट वंस, वो बात आपकी ठीक है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट की स्टेज आती है, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट की आती है, लेकिन एग्रीमेंट के बैक पे भी तो प्रॉमिस ही है। तो डायरेक्ट अगर प्रॉमिस के साथ आपने लीगल इन्फोर्सबिलिटी लिख दिया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जो चीज भी याद रखें लीगली इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एग्रीमेंट है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। वो अगर प्रॉमिस है तो प्रॉमिस भी, चूंकि यहाँ पे वैसे एग्रीमेंट होता ज्यादा बेहतर था, लेकिन प्रॉमिस के साथ भी कंसेप्ट वही है, लीगली इन्फोर्सेबल है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आम जो पर्सन होगा ना, आम डेली लाइफ में आप देखेंगे वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क उसको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप चूंकि लॉ के स्टूडेंट है तो आपको पता चल गया कि दोनों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का। अगर आप कोई इलीगल आइटम सेल परचेज करने का एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई। क्लियर जी? चलिए अब चलते हैं हम अपने होम असाइनमेंट की तरफ। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो होम असाइनमेंट जरा थोड़ी छोटी छोटी होगी। लेकिन कितने स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया? जरा बताइए, हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में? बस हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने रिटन फॉर्म में किया? हाथ उठाइए। ये क्या मतलब, असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे? ये चंद एक स्टूडेंट, ऐसे ना करे, ऐसे तो किसी क्लास में नहीं होता। क्या नहीं पता चला कि होम असाइनमेंट करनी होती है? आपको जो लेक्चर प्लान नहीं दिया गया था, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर प्लान स्टार्ट में दिया गया था आपको, ये पर्ची, इस तरह की पर्ची दी गई थी। इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था कि आज हमने क्या पढ़ना है।
इसके नीचे क्या देखिए, होम से आई कैप की बुक का रेफरेंस भी और हमारी बुक का रेफरेंस भी लिखा हुआ है, रेफरेंस भी लिखा, क्या पढ़ना है वो भी लिखा हुआ है, कहां से पढ़ना है वो भी लिखा हुआ है, और ये पढ़ने के बाद एंड पे क्या असाइनमेंट करनी है वो भी लिखा हुआ है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? वर्बल असाइनमेंट लिखा हुआ है कि रिटर्न असाइनमेंट लिखा हुआ है? रिटर्न असाइनमेंट लिखा हुआ है ना, तो आपने क्यों नहीं असाइनमेंट की? शाबाश, असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? देखा क्यों नहीं था मेरे भाई ने? हर रोज देखना है इसको, आइंदा क्या करना है? हर रोज। आपने भाई पर कोई बात नहीं, अब हर रोज मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, ये आपको डेली पता चल गया ना हाईबील क्लास में। शाबाश, ये माइक दीजिए जरा, सामने भाई बैठे हुए हैं, ये सबसे आगे जो भाई बैठे हैं आगे भाई, जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं वो तो असाइनमेंट करके आते होते हैं, आप क्यों नहीं असाइनमेंट करके आए? नेक्स्ट टाइम। शाबाश शाबाश, यही चीज चाहिए। वो कह रहे हैं सर एक दफा हो गया, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा क्या, यानी असाइनमेंट नहीं होगी आइंदा? नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट होगी, वो कह रहे असाइनमेंट होगी आइंदा। ठीक है, चलिए अच्छा हो गया। तो आज के लिए क्या क्वेश्चन आपके? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टार्ट है ना, आपके लिए इन क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना और इन पे गौर करना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखें, ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। हर क्वेश्चन के ऊपर गौर करना 5 मिनट 7 मिनट बस, ये नहीं एक पूरा 1 घंटा एक क्वेश्चन के ऊपर गौर करना शुरू करें। इतना गौर 5 मिनट से ज्यादा, छोटा क्वेश्चन हो तो 5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन के ऊपर गौर नहीं करना। बड़ा क्वेश्चन हो तो 15 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन के ऊपर गौर फिक्र नहीं करना। इसके बाद ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और ओवर बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की नहीं, बाकी सब्जेक्ट आपके टीचर बताएंगे। और ओवर थिंकिंग से फायदा की बजाय नुकसान होता है। ठीक है जी, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। आपकी जिंदगी का बिजनेस लॉ का पहला क्वेश्चन, ऐसा ही है जी? चलिए जरा देखते हैं कि बिजनेस लॉ के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 पार्ट है इसके, पार्ट ए अलग सॉल्व करना है, पार्ट बी अलग सॉल्व करना है। ठीक है, आई कैप का पेपर होता तो मैं आपसे कहता कि अलग अलग पेज पे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए अलग पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी अलग पेज पे। लेकिन असाइनमेंट करते हुए और टेस्ट करते हुए हमें पेपर की बचत करनी चाहिए, कागज को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? हाँ, क्योंकि कागज कैसे बनता है? दरख्त से। और अगर हम कागज को जाया करेंगे तो इसका मतलब है हाँ, दरख्त जो है वो उतने ही ज्यादा कटेंगे, जो कि इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पैसों की भी बचत करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की भी कोशिश करेंगे। हम क्लास में असाइनमेंट करते हुए और वीकली टेस्ट करते हुए एक से ज्यादा क्वेश्चन एक पेज के ऊपर कर सकते हैं, जब तक पेज खत्म ना हो जाए। ठीक है जी, हाँ आपने नंबर क्लियरली बता देना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, खत्म होने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबरिंग कर देनी है ताकि हमें पता चल जाए ये आपका पिछला सवाल खत्म हो गया, अगला सवाल शुरू हो गया। लेकिन एक ही पेज के ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आई कैप का पेपर आप कर रहे होंगे उसमें आपने पेज नहीं बचाना, उसमें क्या करना है, फिर आपने फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से, फ्रेश क्वेश्चन बल्कि फ्रेश पार्ट भी फ्रेश पेज से। यानी ये वाला क्वेश्चन आपके कितने सफों पे होगा? 2 सफों पे होगा। लेकिन आई कैप में अगर आप वीकली टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या होम असाइनमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेज पे कर, बल्कि अगर जगह हो ना तो अगले दिन की असाइनमेंट भी वहीं से शुरू कर दें। ठीक है जी, कह रहा है अदील, अब मैं चूंकि पहला क्वेश्चन है थोड़ा तसल्ली से रुक रुक के आपके साथ ये शेयर करूंगा, समझाऊंगा। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000। इसमें 2 पार्टीज है, एक अदील एक बाबर। अदील ने ऑफर किया है बाबर को, यानी अदील ऑफरर है, बाबर ऑफरी है। अदील ने ऑफर किया है बाबर को कि भाई मैं अपना फर्नीचर आपको बेचूंगा 50,000 में। ठीक है, बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, बाबर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। क्या किया है?
एक्सेप्ट। अगर रिजेक्ट करता तो बात वही खत्म हो जाती, लेकिन उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है। अब ये बात आगे चलेगी। अब ये ऑफर से अगली स्टेज कौन सी हो गई, प्रॉमिस हो गई। और चूंकि इसमें कंसीडरेशन भी है, एक नहीं दो प्रॉमिस है। आपको लग रहा है ना इसमें एक प्रॉमिस है, आप यही लग रहा है ना, दो प्रॉमिस कैसे हो गए, बता गिनवाएं। सर अदील जो है वो बाबर को हाँ, अदील बाबर को शाबाश फर्नीचर देगा, और बाबर ने प्रॉमिस किया है अदील को 50,000 देगा। ठीक है। अब चूंकि ये क्या ये इलीगल है, क्या ये सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है कि कमर्शियल है, तो बताइए अब ये लीगली इन्फोर्सेबल है कि नहीं है। अगर सोशल एग्रीमेंट होता, अगर इलीगल होता, अगर इम्पॉसिबल होता, तो हम क्या कहते, ये एग्रीमेंट तो है लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये सोशल भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये इलीगल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। यानी इन्फोर्सेबल के लिए अलग से स्पेसिफिकली आपको हो सकता है ना बताए, तो आपने एज्यूम कर लेना है कि अगर ये इलीगल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सोशल नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, तो फिर क्या ये इन्फोर्सेबल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अच्छा कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है हाइब्रिड क्लास में से, हाइब्रिड क्लास में तीसरे बेंच पे जो दो बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें जो करीब वाला बच्चा है, जी गालबन ये येलो टाइप के कपड़े पहने कलर के, कलर कोई आगे पीछे मेरे होते हैं, तो खैर है, ये येलो ड्रेस में जो भाई बैठे हैं, हाँ जी, इनसे पूछिए, ये बताइए हमें, मेरा भाई मुझे बताइए इसमें प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। अदील प्रॉमिसर है और बाबर प्रॉमिस, गलत। और बताएगा कोई, शाबाश में दो ही प्रॉमिसर है, दो ही प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस पे डिपेंड करता है। अगर आप देखिए अदील ने क्या डिलीवर करना है, फर्नीचर, बाबर ने क्या डिलीवर करना है, पैसे। फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अदील प्रॉमिसर है और बाबर प्रॉमिसी। फर्नीचर की बात आएगी तो प्रॉमिसर कौन है, अदील, प्रॉमिसी कौन है, बाबर। और अगर कैश की बात आएगी, प्रॉमिसर कौन है, बाबर, और प्रॉमिसी कौन है, अदील। ये कंसेप्ट समझ आया, क्योंकि एक नहीं दो प्रॉमिस है कॉन्ट्रैक्ट में, एक नहीं दो प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस नंबर 1 के हवाले से प्रॉमिसर प्रॉमिसी कोई और होगा, और प्रॉमिस नंबर 2 के हवाले से प्रॉमिसर प्रॉमिसी कोई और होगा। नहीं समझ आई ना बात, अभी आगे है बात समझ। चलिए आगे चलते। अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर। अब ये लीगली इन्फोर्सेबल था ना, लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है, कोई एक पार्टी मना करे ना कि मैंने अपना हिस्से का काम नहीं करना, तो हम उसको अदालत में घसीट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अदालत में घसीट सकते हैं, यानी अदालत में लेके जा सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और अदालत उसके खिलाफ सख्त इकदामात का फैसला देगी। हाँ, ये तो रिटर्न फॉर्म में है, शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, एक्सेप्टेंस मुझे, ऑफर मुझे बताइए, क्या रिटर्न तो होती है, वर्बल भी हो सकती है। अच्छा, एक्सेप्टेंस बताइए, रिटर्न में तो हो ही सकती है, वर्बल भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस, रिटर्न भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। तो एग्रीमेंट भी, कॉन्ट्रैक्ट भी, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। याद रखें, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इक्वली वैलिड एज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स। दुनिया में सिर्फ चंद एक कॉन्ट्रैक्ट है, 3-4 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका रिटर्न होना जरूरी है। जैसे अगर आप किसी को कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, घर जायदाद प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, बेचते हैं ना डेली लाइफ है, तो वो रिटर्न होना जरूरी है प्रॉपर्टी को बेचने का। रूटीन के जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिटर्न भी हो सकते हैं और वो वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल होने से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान में रखें, आपकी समझ में आ रही होगी, कोर्ट में जाके साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ज़बानी कलामी क्या एग्री हुआ था, लेकिन याद रखें साबित करने वाले वो भी कर देते हैं, वो कोई ना कोई रिकॉर्डिंग ले आते हैं। सर ये देखिए, जब बात हो रही थी ना, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये एक ऐप है हमारे मोबाइल में,
जो कि रिकॉर्ड कर लेती है ना, रिकॉर्ड सबके मोबाइल में होगी ऐप। हाँ, वो जो शातिर किस्म के लोग होते हैं ना, जिन्हें पता होता है कि अगला बंदा शातिर है, बाद में मुकर सकता है, वो इस तरह कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग का इंतजाम कर लेते हैं। बाद में फिर वकील साबित कर लेता है, ये वकीलों का काम होता है साबित करना। लेकिन याद रखिए लॉ क्या कहता है, वैलिड जो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इक्वली वैलिड है जैसा कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो। सिर्फ चंद एक समझ लीजिए 4-5 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ रिटर्न होंगे, उनका रिटर्न होना जरूरी है, वरना बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स का रिटर्न होना, जो डेली लाइफ में सेल परचेज का एग्रीमेंट करते हैं ना आप, याद रखिए उसका रिटर्न होना जरूरी नहीं है। क्लियर होगी ये बात जी? बाबर ने एक्सेप्ट किया बट मगर उसने प्रॉमिस नहीं किया। एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब एग्रीमेंट हो गया ना। प्रॉमिस करके एग्रीमेंट नहीं होता। नहीं, वो जब एक्सेप्टेंस होगी ना तो ऑटोमेटिकली, जब लेटर स्टेज हो गई ना तो पहली वाली स्टेज इसका मतलब है ऑलरेडी प्रूफ हो गई। ये तो वही बात जो उन्होंने स्टार्ट में की कि एमसीक्यूज वाले में की थी कि जी लीगल इन्फोर्सेबल हो गया ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्रॉमिस है लीगल इन्फोर्सेबल हो गया वो भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट है लीगल इन्फोर्सेबल हो गया वो भी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे जब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था ना तो उस वक्त वो साथ ही प्रॉमिस हो गया था, और चूंकि ये लीगल इन्फोर्सेबल भी है, इलीगल तो है ही नहीं, सोशल है ही नहीं, तो जिस सेकंड में ये प्रॉमिस बना, एग्रीमेंट बना, उसी सेकंड में ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। डन जी? कह रहा है इसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर, बाद में अदील ने फर्नीचर बेचने से इनकार कर दिया। अच्छा बताइए कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या अदील ने सही किया कि गलत किया? गलत किया, वादा करके मुकर गया। लेकिन हम इसे वादा नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे इसे अदालत में घसीटेंगे। ठीक है, इसको जब कोई एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर ले और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करे, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? ब्रीच। अगर कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा कर ले इसे कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ये होता है हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी। कॉन्ट्रैक्ट अगर यहां पे अदील ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा फर्नीचर डिलीवर कर देता और बाबर ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे पैसे दे देता तो ये स्टोरी का हैप्पी एंड होता। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड, कंप्लीटेड या फुलफिल्ड। लेकिन यहाँ पे एक पार्टी ने अपना जो पूरा करना था, वो काम पूरा करना था, वो नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सैड स्टोरी है, ये सैड एंड स्टोरी का। ठीक है, एग्जाम में बताइए जितने भी केस स्टडीज आएंगे उनका एंड हैप्पी एंड होगा या सैड एंड होगा? नहीं, हमेशा सैड एंड होगा। अदालत में जाते ही तब हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। सारी चीजें ठीक ठीक होती तो फिर अदालतों की क्या जरूरत थी? अगर सारी चीजें ठीक होगी तो आपने फैसला किस चीज का करना है केस स्टडी में? खुद बताएं, कॉमन सेंस। सारी चीजें ठीक है, फैसला क्या? तो हमेशा जो एग्जाम में और इधर भी जो केस स्टडीज आएंगी 99.9% उसमें क्या होगा? किसी ना किसी पार्टी ने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। क्या होगा? किसी ना किसी पार्टी ने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। अब आपने फैसला करना है कौन सही है और कौन गलत है, और जो गलत है उसको क्या सजा देनी है। आप थोड़ी देर के लिए जज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हर केस स्टडी को करते हुए, लॉ के केस, आप थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएंगे? जज। केस स्टडी में आपने यही फैसला करना होता है, क्या कौन सही कौन गलत और सजा। बताइए इस केस में कौन सही कौन गलत? अदील गलत है। यह है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अदील। क्या बाबर अदील के खिलाफ एक्शन ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है, अदालत कोर्ट में जा सकता है। तो ये सॉरी, ये अदील कौन है? बाबर कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, आप अगर जज हो वहां पे, मैं वैसे ही पूछो, पढ़ाया नहीं अभी मैंने, आप जज हो, उधर बैठे हो, ये बाबर भाई पहुंच गए, सारा केस आपके सामने रख दिया, आप क्या फैसला करेंगे? क्या सजाए मौत? ना भाई तेरी मेरे, वो सजाए मौत नहीं देनी यार, ऐसा ना कर। और शुक्र है जज नहीं आप, वरना दिल तो गया था आज। रियल है। नहीं, सजाए मौत वो देते हैं क्रिमिनल एक्ट्स में, क्रिमिनल लॉ में। हम तो सिविल लॉ पढ़ रहे हैं। सिविल लॉ होता है जो बिजनेस का एग्रीमेंट होता है,
बिजनेसमैन बड़ी ही कोई गलती करे ना तो उसको ये कह दे कि भाई जो तूने वादा किया था वो ही पूरा करो, या ये कह दे कि चल भाई कुछ डैमेजेस दे, कुछ उसका भला हो जाए, जो नुकसान हुआ है वो पूरा, वैसे इससे ज्यादा नहीं। जेल में उसको नहीं भेजना किसी भी पार्ट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी आपने कॉन्सिक्वेंसेस पूछेगा ना आपसे, आपने किसी पार्टी को जेल में नहीं भेजना। ये बिजनेसमैन है, क्रिमिनल नहीं है। कौन है? हाँ गलत किया है, जो वादा किया था पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जुर्म नहीं किया, गलत किया है, जुर्म नहीं किया। जेल नहीं भेजना, फांसी नहीं देनी, कोड़े नहीं लगाने इनको। इनको क्या करना है? तो करना भाई जो वादा किया था ना पूरा करो, वादा वफा करो, या ये जो जितना उस दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है ना वो उसको पूरा करो। ये फेयर है ट्रीटमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं पार्ट बी। अदील इनवाइट्स बाबर टू, अच्छा ये पार्ट बी है, इसका ए से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक। कुछ केस स्टडी में कहेगा कि फैक्ट्स एज इन केस ए एक्सेप्ट, आगे चलाएगा। जहां पे पार्ट बी में क्लियरली रेफरेंस दे देना कि ए की कंटिन्यूएशन है, वहां पे इसका मतलब है दोनों इंटरलिंक्ड होंगे। वरना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसका मतलब पार्ट ए बिल्कुल अलग केस है, पार्ट बी बिल्कुल अलग केस है। यहां पे मुझे बताइए पार्ट बी ए से अलग है कि ए की कंटिन्यूएशन है? अलग है, हालांकि पार्टी के नाम वही रखे हैं लेकिन ये अलग अलग है। बी में कह रहा है अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर। अदील ने कहा बाबर भाई आ जाओ जरा रात का खाना मेरे साथ खाओ, आज की इफ्तारी मेरी तरफ। अदील ने बाबर को इनवाइट किया, बाबर एक्सेप्ट्स इनविटेशन। बाबर ने कहा इफ्तारी वो तो हमने कभी छोड़ी, ये दावत कबूल करना चाहिए। बाबर ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट फेल्स टू टर्न अप। लेकिन बाबर इफ्तारी पे पहुंच नहीं पाया। उसे पता चल गया था कि अदील ने दाल बनाई है और करीबी मस्जिद में बिरयानी बटेगी, तो उसने करीबी मस्जिद में पहुंच गया, अदील के पास नहीं आया। अदील भाई तैयारी करके बैठे हुए थे। कैन अदील टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बाबर? अब अदील ये चाहता है कि जितना भी दाल बनाने पे, दाल रोटी पे उसका खर्च हुआ है वो खर्च सारे का सारा बाबर से ले, क्योंकि उसकी वजह से उसके पैसे जाया गए हैं। ऐसा ही है ना? क्या अदील बाबर के खिलाफ एक्शन ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? उसने ऑफर की थी, उसने एक्सेप्ट किया था, एग्रीमेंट हो गया था। ये सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट्स लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ अनलेस के लिखा, वो क्या उसने क्वेश्चन में कहीं बताया कि लिखा था उन्होंने कि अगर किसी ने कोई वायलेशन की तो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आपने सुना होगा ना जुमला अक्सर, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ये कभी सुना है आपने इस तरह का जुमला? नहीं सुना? हाँ रसीद वगैरह, उसका मतलब यही होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट। अगर ये एग्रीमेंट करते हुए नीचे लिख दिया जाता ना कि पार्टी के पास हक है कानूनी का चाराजोई का, तो फिर इसका मतलब है फिर पार्टी, इसका मतलब क्या पार्टी ने ये लिख दिया क्या हमारी लीगल इंटेंशन है, उस सूरत में ये लीगली इन्फोर्सेबल हो सकता था। लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा, ये सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। यानी ये नीचे वाला, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट था, नीचे वाला एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो भी पार्टी मुकर जाए दूसरी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। एक और केस स्टडी थी, उस समय बाबर पहुंच गया था अफ्तारी के लिए। अदील कहने लगा यार तुम तो मजाक भी नहीं समझते, सीरियस ही हो जाते हो हर बात पे। मैं तो वैसे ही बोला था अफ्तारी का, मैं अफ्तारी का कोई इंतजाम नहीं है, मैं तो खुद पता करने लगा हूं कि किस किस मस्जिद में क्या क्या अफ्तारी है। अब बताइए, अब बाबर जो अपने घर से आया अदील के पास, कहने लगा अच्छा मुझे फिर आने जाने का किराया दो, मैं टैक्सी पे आऊं तुम्हारे घर में, तुमने मेरे साथ प्रैंक कर दिया, अब टैक्सी का आने जाने का किराया तुम बता। क्या लीगली रिकवर करवाया जा सकता है? क्यों नहीं, उसका नुकसान तो हुआ बेचारे का। सोशल एग्रीमेंट, सोशल डोमेस्टिक रिलीजियस एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। ठीक है। जुम्मे की नमाज से पहले खुतबे में कारी साहब ने कहा कि मस्जिद की तामीर के लिए चंदा चाहिए और जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत में घर अता करेंगे। आप जज्बाती हो गए, आपने कहा मैं 1 लाख रुपया दूंगा, जब मेरी सैलरी आएगी ना मंथ एंड पे 1 लाख रुपया दूंगा। उसके बाद घर वापस आए, थोड़ा 2-4 मिनट टीवी शीवी देखा, 2-4 घंटे गुजरे, आपने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ है? जब माहौल बदलता है तो ख्यालात भी बदल जाते हैं ना।
मस्जिद का माहौल कुछ और था, उधर ख्यालात कुछ और थे, फिर टीवी के अंदर कुछ और ही दुनिया चल रही थी। पता चला ये इधर तो बड़ी ऐसी चीजें हैं जो मैं खरीद सकता हूँ इस 1 लाख से। अब आपने चंदा नहीं दिया, क्या कारी साहब आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? हाँ, ये सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। हाँ, अगर कारी साहब उधर ही है, उन्होंने लॉ पढ़ा होता, उधर ही कहते भाईजान अगर आपने चंदा ना दिया आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये सारे बाकी नमाजी गवाह हैं, अगर ये बात उधर कर दी जाती फिर ये क्या हो जाता? लीगली इन्फोर्सेबल। भाई समझ रहे, फर्क समझ रहे? लेकिन फिलहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो ये लीगली इन्फोर्सेबल डन। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास में कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास में बताइए जरा। ये हाइब्रिड क्लास वाले ना पार्टिसिपेट करते रहा करें, ठीक है? बल्कि मैं खुद चलता हूँ, पास कीजिए जरा, मैं खुद इनके पास चलता हूँ जी। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। बी पार्ट में कंसीडरेशन कौन सी है? हाँ, बी पार्ट में कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए तो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, हालांकि होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। कंसीडरेशन नहीं है, बिल्कुल शाबाश, अच्छा आपने सोचा है। बी पार्ट में कोई कंसीडरेशन नहीं, इसलिए तो लॉ कहता है कि ये पूरा। और अमूमी तौर पे अगर आप देखें ना तो जो डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें वो इसी वजह से नॉट इन्फोर्सेबल है कि उनमें कंसीडरेशन नहीं है, उसमें कुछ लो तो है कुछ दो नहीं है, ये रीजन जी। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ये कौन से होते हैं? कोई भी सेल और परचेज का एग्रीमेंट हो, सेल और परचेज का, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख लें। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? घर की मोटर खराब हो गई, मैंने मैकेनिक को फोन किया, भैया मोटर खराब हो गई, कहने लगा सर कल 10 बजे आ जाऊंगा ठीक करने के लिए। कल 10 बजे नहीं आया, बताइए क्या ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है या कि डोमेस्टिक है? डोमेस्टिक क्या मतलब? डोमेस्टिक इस वजह से कि मोटर घर में लगी होती है। डोमेस्टिक से मुराद होता है फैमिली मेंबर्स के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट। वो मैं अगर किसी ठेकेदार को कहूंगा भाई ये 50 लाख पकड़ और मेरा घर बना दे, 50 लाख लेके निकल जाए और फिर कहे ये तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये डोमेस्टिक वो नहीं है जो घर के अंदर हो, डोमेस्टिक वो उसको बोलते हैं जो फैमिली मेंबर्स के दौरान हो। वरना बड़ी बड़ी जो डीलिंग होती है बाज़ औक़ात वो घर के अंदर ही बैठ के होती हैं, तसल्ली से बातचीत करते हैं। तो ठीक है जी, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं और 3 मार्क्स के। हाँ, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, मार्क्स कम है तो क्या करना है, ज्यादा है तो क्या करना है, ये मैंने आपको बोला था, अभी मैं आपको नहीं सिखा। पहले एनालिसिस सिखा, केस स्टडी का असूल है स्टेप बाय स्टेप, पहले एनालिसिस करना सिखाना है, फिर उसके बाद में उसको प्रेजेंट करना सिखाना है। एनालिसिस, करेक्ट एनालिसिस ज्यादा अहम है कि प्रेजेंट करना, दोनों ही अहम है। पहले क्या सीखना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहले करेक्ट एनालिसिस आना चाहिए, इसलिए मैं पहले आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, केस स्टडी को सॉल्व करना, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट करना सिखाऊंगा। डन जी? चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। आज प्लान तो वैसे मेरा 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का था, लेकिन टाइम के हिसाब से है, कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। ऑफर टर्म समझ आ गई आपको? ये 4 टर्म के साथ अब आप कंफर्टेबल है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टाइप्स ऑफ ऑफर की कितनी टाइप्स है? ऑफर की टाइप्स हैं 3, और भी कई होंगी लेकिन हमारे सिलेबस में जितनी हमने उतनी पढ़नी है। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर। काउंटर रिवर्स में जो काउंटर अटैक, हमने किसी पे अटैक किया, वो जो दोबारा अटैक करेगा हम पे, वो क्या कहलाता है? काउंटर अटैक।
स्पेसिफिक ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर ऐसी ऑफर है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल को की जाए, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है जी। जैसे ये भाईजान का नाम क्या है? उमर भाई, और भाईजान का नाम क्या है? अली हमजा भाई। उमर भाई का माने, उमर भाई क्या आप ये इजाजत है? हाँ। क्या आप ये रजिस्टर 100 रुपए में खरीदेंगे? फर्ज करिए मेरा, क्या ये उमर भाई क्या ये रजिस्टर 100 रुपए में खरीदेंगे? अब ये ऑफर स्पेसिफिक ऑफर है क्योंकि मैंने स्पेसिफिक इंडिविजुअल को किया, उमर को किया, ठीक है, ये हो गई स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरा केस सुना है, क्या क्लास में कोई स्टूडेंट इस रजिस्टर को 100 रुपए में खरीदेगा? अब ये क्या है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जनरल पब्लिक को की जाती है। जनरल ऑफर किसको की जाती है? जनरल पब्लिक को की जाती है। स्पेसिफिक ऑफर का रूल है जिसको ऑफर की वही एक्सेप्ट कर सकता है। उमर भाई को ऑफर की, उमर भाई क्या आप 100 रुपए में ये रजिस्टर खरीदेंगे? ये स्पेसिफिक ऑफर है। उमर भाई आप ऐसे सोचना शुरू कर दें, अली भाई आप फौरन कहें यस, ये क्या आप कहें सर मैं खरीदता हूँ 100 रुपए में। मुझे बताइए मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ? उमर भाई के साथ जो भी सोच रहे हैं, या कि अली भाई के साथ जिन्होंने फौरी कह दिया है सर मैं खरीदता हूं? हुआ ही नहीं। शाबाश। क्यों नहीं हुआ भला? क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर जो है स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। या ये करेंगे या इनका कोई एजेंट वगैरह होगा, ये कहेंगे सर मैं नहीं आ सकता, मैं अपना एजेंट भेज रहा हूं। एजेंट का काम वैसे ही समझा जाता है जैसे वो मेन पार्टी ने काम किया। तो स्पेसिफिक जो ऑफर है वो कौन एक्सेप्ट करेगा? स्पेसिफिक पर्सन ही करेगा। कोई दूसरा पर्सन अगर एक्सेप्ट करता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। हाँ, लीगली पता क्या बताऊं, ये दूसरे पर्सन ने जो कहा है ना सर मैं 100 रुपए की, तो ये दूसरे पर्सन की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर है। मुझे ऑफर है, शाबाश। ये दूसरे पर्सन की तरफ से क्या है? ऑफर है, जिसको अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस एग्जांपल में अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मेरी ऑफर इनको की थी, इन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं की, उनको मैंने ऑफर की नहीं थी, उनकी एक्सेप्टेंस वैलिड है ही नहीं। हाँ, उन्होंने जो मुझे कहा उसको हम ऑफर ट्रीट करेंगे, एक्सेप्टेंस ट्रीट एक्सेप्टेंस क्यों नहीं ट्रीट करेंगे? स्पेसिफिक पर्सन नहीं। भाई क्लियर हुई है बात? स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? एनीवन, जिस तक वो खबर पहुंच गई, जिस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो बचपन में वो कहानियां पढ़ते थे बादशाह वाली, है वो जादूगर वाली, परिस्तान वाली, हाँ शाबाश, और उम्र यार वाले, हाँ बस ये 4-5 बस। अभी कल मैंने 200 सफा की उम्र यार की कहानी पढ़ी है तो नहीं 200 की नहीं है, 100 की परसों पढ़ी थी। तो उसमें मुझे बताइए बादशाह की बेटी को जब जिन उठा के लेके जाता था तो बादशाह एक ऐलान करता था। क्या ऐलान करता? जो कोई मेरी बेटी को जिन से छुड़ा के लाएगा आधी सल्तनत उसके नाम कर दी जाएगी। बताइए क्या ये ऑफर है? जनरल ऑफर के स्पेसिफिक ऑफर? जनरल ऑफर। शाबाश। इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और जिन के पीछे जा सकता है। ठीक है, वो जो बड़े बड़े मुल्कों के शहजादे जाते थे और मारे जाते थे, क्या वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो भी कर सकते थे। कंडीशन पूरी होना जरूरी ना जो छुड़ा के लाएगा। लेकिन आखिर में कौन जाता था? वो गरीब लकड़हारे का बेटा है। तो ये जनरल ऑफर। हमें जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में फर्क समझना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये जिस अगर किसी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दिया वो वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है। और भी एग्जांपल हैं इससे मिलती जुलती, लेकिन वो मैं आपको देना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि वो आप केस स्टडी में सॉल्व करें खुद से। ठीक है, जनरल ऑफर और
स्पेसिफिक ऑफर में फर्क समझ आ गया? काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर यह है कि जिस बंदे को मैंने ऑफर की उसने बदले में कोई और ऑफर कर दी। जैसे मैंने भाई, क्या आप ये रजिस्टर 100 रुपए में खरीदेंगे? इन्होंने कह दिया सर 100 में नहीं 80 में, तो ये इनकी तरफ से क्या है? अगर कहते हैं जी सर 100 में खरीदता हूं, ये क्या होता है? एक्सेप्टेंस। और अगर ये कहते हैं सर 100 में नहीं 80 में खरीदूंगा, काउंटर ऑफर। लॉ ये कहता है काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर है, काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर। और ये ऑफर ऐसी है जो ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है। ये क्या करती है? ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है। कैंसिल करने का मतलब क्या, आप जरा सुनिए। मैंने भाईजान से कहा भाईजान ये रजिस्टर 100 रुपए में खरीदेंगे? इन्होंने कहा नहीं सर, आप कह नहीं सर 80 रुपए, 80 में खरीदूंगा। ये काउंटर ऑफर है। क्या एक्सेप्टेंस है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा नहीं बेचता। अब ये क्या कह रहे हैं? अच्छा चले सर 100 रुपए में मंजूर है। अब क्या कहा इन्होंने? 100 रुपए मंजूर। मैंने कहा नहीं मैं बेचता ही नहीं है, तुमने रजिस्टर की तौहीन कर दिया, तुम्हें इसकी अहमियत का पता ही नहीं है, नहीं बेच। अब ये अदालत चले गए कि नहीं अब तो इनको तो बेचना पड़ेगा ही, क्योंकि इन्होंने 100 रुपए बोला था और मैं 100 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। ये पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाँ, जब उन्होंने काउंटर ऑफर की ना, तो काउंटर ऑफर का मतलब इफेक्ट क्या हुआ? ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गया। अब ओरिजिनल ऑफर मौजूद ही नहीं है, तो जो चीज मौजूद ही नहीं है उसको वो एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? तो वो खत्म। क्लियर हुई बात? हम यहां से बाहर निकले कॉलेज से, हमने कहा रिक्शे वाले को भैया हमारे घर तक चलोगे? उसने कहा चलूंगा। हमने कहा कितने पैसे? उसने कहा 500 रुपया। हमने कहा 400 रुपया। उसने कहा नहीं जाना। हमने कहा अच्छा चलो 500 ही ठीक है। उसने कहा नहीं अब 500 में भी नहीं जाना। बताइए क्या हम उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि जब हमने काउंटर ऑफर की तो ओरिजिनल ऑफर उससे कैंसिल हो गई। प्रैक्टिकली जाहिर है वो फिर आपके कैंसिल होगी तो दोबारा वो निगोशिएशन करता रहेगा जब तक दोनों एक बात पर नहीं पहुंचते। लेकिन वो जो काउंटर ऑफर है वो ओरिजिनल ऑफर काउंटर ऑफर की वजह से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। अब जो काउंटर ऑफर करने वाला बंदा है वो ऑफरर बन गया है, क्योंकि अब उसकी ऑफर जिंदा है। काउंटर ऑफर की तो अब कितनी ऑफर जिंदा हैं? एक। क्यों? ओरिजिनल ऑफर तो कैंसिल हो गई। अब दूसरी पार्टी की मर्जी है, चाहे इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। कुछ समझ आया आपको? हाँ जी। हाँ, क्या काउंटर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब की बार पार्टी पहले वो ऑफरर था, ओरिजिनली मैं ऑफरर था, लेकिन जब भाई ने कहा मैं 80 रुपए में खरीदूंगा तो ये काउंटर ऑफर हो गई। अब इस काउंटर ऑफर ने मेरी ऑफर को कैंसिल कर दिया। अब कौन सी ऑफर जिंदा है? जो इनकी काउंटर ऑफर है वो। मेरी वाली ऑफर एक्सपायर हो गई है, इनकी काउंटर ऑफर। अब की बार ऑफरर कौन है? ये और मैं ऑफरी हूं। कुछ समझ आती है बात? जैसे आपने भी एग्जांपल दिया स्पेसिफिक ऑफर में, कि अगर स्पेसिफिक पर्सन को हम ऑफर करें और एक्सेप्ट ना करें और अगर कोई और बंदा कहे कि मैं ये चीज खरीदूंगा तो वो भी तो काउंटर ऑफर होगी। नहीं, वो काउंटर ऑफर नहीं होगी। जो रिटर्न में ऑफर अगर मुझे उस बंदे ने दी ना जिसको मैंने ऑफर की थी, वो काउंटर ऑफर कहलाएगी। अगर किसी अनरिलेटेड बंदे ने ऑफर दी ना, वो काउंटर ऑफर नहीं कहलाएगी। क्यों? मैंने उसको ऑफर की नहीं। काउंटर तो वही करेगा ना जो जिसको मैं ओरिजिनल कोई चीज दूंगा, वही काउंटर करेगा मुझे। मैंने जब इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने इनको ऑफर किया 100 रुपीज का रजिस्टर, इन्होंने कहा सर मैं 80 का खरीदूंगा, ये काउंटर ऑफर है। लेकिन अगर मैंने इनको ऑफर की और ये कहते हैं कि सर ये मैं खरीदता हूं, क्या ये काउंटर ऑफर होगी? दूसरे बंदे नहीं, ये काउंटर ऑफर नहीं होगी। ऑफरी ही काउंटर ऑफर दे सकता है, स्पेसिफिक पर्सन ही काउंटर ऑफर दे सकता है। क्लियर जी? कुछ समझ आती है?
चले ओवरबर्डन नहीं करता मैं, अभी स्टार्ट है ना, तो चले इतना ही स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मैं आगे नहीं बढ़ाता, आप कंसेप्ट को बिल्ड कर लें। हाँ, एक मैं आपको चीज़ शेयर कर दूँ, बाज़ तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैंने ये देखा है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स फिजिकल की निस्बत ना थोड़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में वो समझते हैं कि पता नहीं क्लास वाले जो है ना उनको कोई प्रीमियम चीज़ें मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। वो कुछ ज़्यादा सोचते, मेहनत करने की कोशिश करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे बाज़ का वो सोचते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में फ़र्क समझ आ गया? कोई सवाल तो नहीं है? ऑनलाइन में बाज़ औक़ात ऐसे होता है, फिजिकल वाले में भी बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं। फिजिकल वाले तो हम रोक देते हैं, ऑनलाइन वालों के पास हम चूंकि उस्ताद का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता तो उसको हम डायरेक्ट नहीं रोक सकते कि भैया इससे आगे नहीं जाना। ऑनलाइन वाला कहता है सर ए को ऑफर की, अली को ऑफर की, स्पेसिफिक ऑफर है, सारी क्लास को ऑफर की, जनरल है, और अगर अली को और उमर को दोनों को ऑफर की तो ये स्पेसिफिक होगी, जनरल होगी, स्पेसिफिक होगी। अच्छा, और अगर क्लास में सारे बॉयज को ऑफर की, गर्ल्स को ऑफर नहीं की, ये भी स्पेसिफिक होगी। और अगर सारे पाकिस्तान को ऑफर की, बाकी दुनिया को नहीं की, ये सारी स्पेसिफिक हो गया। हाँ, कंसेप्ट समझे, असल मकसद स्पेसिफिक सिर्फ ये छोटा सा कंसेप्ट इतना ही है। असल कंसेप्ट क्या है भैया, मेरी मर्जी, मैं एक को ऑफर करूं, मैं 10 का करूं, मैं 50 का करूं, मैं 10 करोड़ का करूं, लेकिन जिसको मैंने ऑफर की ना एक्सेप्टेंस वही देगा। कंसेप्ट ये है जिसको आपने पिक करना है, मैथमेटिकली नहीं। अच्छा, एक को की तो फिर क्या होगा, दो को की फिर क्या होगा, 10 को की फिर क्या होगा, 50 को की फिर क्या, ऐसे नहीं सोचना, ये ओवर थिंकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ओवर। लाने कंसेप्ट क्या बताया भैया, मेरी मर्जी, मैं अपनी प्रोडक्ट जिसको चाहूं बेच सकता हूं, मैं अपनी प्रोडक्ट जिसको चाहूं बेच सकता हूं। ठीक है, तो जिसको मैंने ऑफर में मेंशन कर दिया ना कि ये लोग, वो चाहे एक हो चाहे, उनको बेच सकता हूं, बाकी अगर आएंगे भी तो मैं उसे रिफ्यूज कर दूंगा, मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुई है बात? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, पूछिए। जी पूछिए आप क्वेश्चन। सर अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, वो इन रिटर्न ऑफर करता है आपको कि ये मैं चीज लेता हूं, तो जो पहला बंदा था उसके साथ एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब ये ना आप एडवांस चल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो भी पढ़ाना तो मैं नहीं है तो बता देता हूं, लेकिन आपने इस सवाल के जवाब के बाद मजीद सवाल नहीं सोचना, ठीक, यही ओवर थिंकिंग हो जाए, सवाल को आगे सवाल नहीं सोचना। क्वेश्चन का ये है, मैंने इन भाईजान से कहा क्या आप ये मार्कर खरीदेंगे? ये भाईजान सोच रहे हैं, 100 रुपए में सोच रहे हैं। साथ वाले भाईजान ने कहा सर मैं खरीदता हूं। ये एक्सेप्टेंस है क्या? जिन्होंने कहा ऑफर है। अब मैंने कहा अच्छा मैंने तो मार्केट ही बेचना है, क्या इसको ये सोच रहा है ना, इसने यस किया है ना नो किया है। यस करे तो मैं आगे मार्कर बेच सकता ही नहीं, क्योंकि मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर ये यस करता है। अगर ये नो करता है तो मेरी मर्जी, मैं चाहे बाद में जिसको मर्जी मार्कर बेचूं। सवाल इनका यह है कि सर ये साइलेंट है, अभी सोच रहा है। इनके सोचते सोचते साथ वाले से अच्छी ऑफर आई, क्या मैं उनको यस कर सकता हूं? अगर आपने दिया तो फिर तो नहीं, अगर आपने स्पेसिफिक किया हुआ है नहीं, वो चाहे स्पेसिफिक किया हुआ है ये एक्सेप्ट कर, लेकिन उन्होंने मुझे अब ऑफर की है, अब उन्होंने मुझे स्पेसिफिक ऑफर कर रहा है, नहीं कर सकते हैं। जब तक इनका जवाब नहीं आएगा नहीं कर सकता। थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलता है। फर्ज कीजिए आपका एक घर है, उसकी मालियत है 2 करोड़ रुपए, आपकी एक पार्टी के साथ बारगेनिंग चल रही है, उस पार्टी ने ऑफर लगाई है 1 करोड़ 80 लाख की, आपने कहा नहीं 2 करोड़, उस पार्टी ने कहा नहीं सर आप भी सोच ले मैं भी सोच लेता, ये मैंने 1 करोड़ 80 देना, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर आप 2 सोच लें, आपको इतने ऐसे में 2 करोड़ की एक और ऑफर आ गई, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? सर इस एग्जांपल में तो वो पार्टी जो है वो 1 करोड़ 80 में लेने के लिए रेडी है ना, लेकिन यहाँ पर तो ये ना तो जवाब नहीं दिया कि ले रहे हैं। क्या चले यूं कह लें कि उन्होंने ऑफर लगाई आपको, उन्होंने उस पार्टी ने ऑफर लगाई आपको, आपने कहा जी फर्ज कीजिए 1 करोड़ 80 लाख की ऑफर लगाई, आपने उनको जवाब नहीं दिया, दूसरी पार्टी ने बड़ी ऑफर लेके आ गई, क्या आपके ऊपर फर्ज है कि पहले वाले पर्सन को क्लियर करें बाद में दूसरे के साथ निगोशिएशन स्टार्ट करें, या डायरेक्ट दूसरे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं?
डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना, चल रहा है प्रोसेस, तो दूसरे के साथ कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली ऐसे होता है, एक ही वक्त में बाज़ औक़ात एक चीज की 3-4 पार्टी के साथ बार्गेनिंग चल रही होती है, तो जिसके साथ पहले डन हो जाए, दूसरों को बताना जरूरी नहीं है। हाँ, जब डन हो जाए उसके बाद बता देंगे। ये बताना जरूरी नहीं है कि भाई मिस्टर ए के साथ भी मिस्टर ए मेरी आपके साथ बार्गेनिंग चल रही है, मेरी बी, सी और डी के साथ भी बार्गेनिंग चल रही है। ये तो कारोबारी मामला कॉन्फिडेंशियल होते हैं ना, बताना जरूरी नहीं है। एक ही वक्त में आप 3-4 लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं। और अगर किसी एक के साथ डन हो जाए, अगर अभी तक किसी के साथ नहीं ना हुआ एग्रीमेंट, मेरा अभी तक इनके साथ एग्रीमेंट नहीं, तो मैं ओपन हूं, मैं अपनी चीज जिसको मर्जी बेचूं। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना फाइनल, फिर मैं पाबंद हो जाऊंगा कि चीज इन्हीं को बेचूं, फिर मुझे 10 गुना ज्यादा प्राइस भी मिलेगी ना, तो मैं चीज किसी और को नहीं बेच सकता। लेकिन जब तक मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ भाई, तो इसका मतलब है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मैं चाहूं तो अभी बार्गेनिंग हो रही है, इस होती होती बार्गेनिंग में मैं किसी और के साथ डील डन करके उसको बेच दूं, इनको कहूं बाय बाय। ये मुझे ये नहीं कहेंगे भाई मेरे साथ 2 महीने से लगे हुए तुम बात करने हुए और 2 दिन में उसके साथ डील डन कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। तो कहूंगा भाई तो 2 महीने में तुम डील कर देते ना, उसने 2 दिन नहीं लगाए, तुम्हारे से 2 महीने हो गए, अभी तक डील नहीं फाइनल हो रही। समझे? तो जब तक कोई अभी साइलेंस में हो ना, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं और किसी पार्टी को सेल करना चाहूं, सेल कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, और की क्वेश्चन? लेकिन याद रखिएगा, लॉ में ना बाज़ औक़ात थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, जिसकी वजह से कंक्लूजन बदल जाता है। जैसे डॉक्टर के पास हो सकता है आपको लगे यार मुझे भी खांसी आ रही है, इसको भी खांसी आ रही है, मुझे कोई और दवाई दी है, इसको कोई और दवाई दी है, तो खांसी का फर्क होता होगा कि नहीं होता होगा? ये डॉक्टर को ही पता है। ये किसको पता है? डॉक्टर को ही पता है कि क्या फर्क है क्या नहीं है। उसी तरह बाज़ औक़ात बज़ाहिर केस एक जैसा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब वो जब फर्क आएगा ना, तो आपने ये नहीं कहना सर इस जैसा केस आपने पहले बताया था तो उधर ये कहा था, उसमें मैं हो सकता है कोई नई चीज ऐड कर दूं। जैसे हो सकता है ये भाईजान कहे सर मेरे साथ वादा करे कि आप 10 दिन का मुझे टाइम देंगे सोचने का, और 10 दिन तक किसी और को साथ डील डन नहीं करेंगे जब तक मैं जवाब नहीं देता। अगर कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के अंदर ऑफर ये लिख दिया जाए ना और मैं एग्री कर लूं, तो फिर तो वही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन बहरहाल सिर्फ मिसाल के तौर पे दिया, मैं ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आएगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस चेंज हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हमने आज क्या सीखा? हमने ऑफर की टाइप सीखी, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर। हमने स्पेसिफिक और जनरल ऑफर में ये सीखा कि स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। काउंटर ऑफर के ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया। काउंटर ऑफर क्या है? जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो वो बदले में एक्सेप्ट करने के बजाय कोई रिटर्न ऑफर कर दे, उसे काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का इफेक्ट क्या है? ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब फिर जो मेरी मर्जी होगी, मैं चाहे इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। और अगर अभी किसी के साथ हमने एडिशनल कंसेप्ट क्या सीखा, किसी के साथ बार निगोशिएशन चल रही है, उस निगोशिएशन के दौरान में अगर कोई थर्ड पर्सन अच्छी ऑफर दे तो मैं उसके साथ करंट निगोशिएशन छोड़ के उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि पहले के साथ अभी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर जी जी, आपने वो दोस्ती वाली एग्जांपल दी थी ये क्लास के लिए, तो ये स्पेसिफिक है जनरल ऑफर है? दोस्त की नहीं, दस्ता जो शौक आपने कहा था वो स्पेसिफिक है? रजिस्टर, हाँ वो रजिस्टर डिपेंड करता है ना। वो अगर मैं रजिस्टर एग्जांपल देता हूं कि भैया उमर भाई, अली भाई क्या आप खरीदेंगे कि नहीं, ये स्पेसिफिक ऑफर है। और अगर मैं क्लास से कहता हूं कि कोई जो भी ये खरीदना चाहे खरीद सकता, तो वो जनरल ऑफर भी उसको कह सकते हैं। वो मैं एक तरह से, चूंकि उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैं उसे जनरल कहूंगा। लेकिन जनरल भी किस हद तक है? क्लास की हद तक। यू कह ले ये जनरल भी है, ये स्पेसिफिक भी है, ये क्लास की हद तक है। स्पेसिफिक है, साथ वाली क्लास का बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर सकता मेरी ऑफर। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना आपने, ये मैंने बता दिया हुआ। ये चूंकि कुछ स्टूडेंट क्लास पूछते हैं, तो हाइब्रिड वाले वो भी क्लास ही अपनी क्लास है जी। क्लियर हो गया जी? कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास से कोई क्वेश्चन? शाबाश, ये पूछिए जरा, हाइब्रिड क्लास से कोई क्वेश्चन? ये फीमेल साइड से पूछे, हाँ इनसे पूछे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, पूछे इनसे। जी जी शाबाश।
कोई क्वेश्चन है जी आपका? हाँ, स्पेसिफिक एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं कहा, स्पेसिफिक पर्सन एक ज्यादा हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने, इससे ज्यादा नहीं सोचना। और कोई क्वेश्चन? सर पूरी दुनिया स्पेसिफिक बस इसी चीज से बचना चाह रहा था। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।